दोस्तों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते दोस्तों क्लास 9 के हिंदी का जो 14 नवंबर यानी कि कल को जो वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है ना, इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि मेघ आए कविता किसके द्वारा रचित है, यानी कि जो मेघ आया कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंसर क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि मेघ कैसे आए, गुस्से से, अस्त व्यस्त, बन ठन कर, और उसके बाद क्या आपका लापरवाह बनकर। तो क्या होगा कि मेघ जो आए थे ना वो बन ठन कर आए थे। कैसे आए थे, बन ठन कर, सुंदर सजीला बनकर आए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, घाघरा उठाकर कौन भागे थी, तितैया, धूल, छोटी लड़की या औरतें। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, धूल जो था वह घाघरा उठाकर भागी थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि अकुलाई लता किसका प्रतीक है, अकुलाई लता किसका प्रतीक है। तो 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, वियोग से व्याकुल नायिका का, वियोग से व्याकुल नायिका का, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बयार किसका प्रतीक है, बयार जो है वो किसका प्रतीक है। तो बयार जो होता है हवा का प्रतीक, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के लिए संपादक थे। तो बच्चों का एक जो है पुस्तक आता था, तो वो किस बच्चों की पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शंस क्या आपका, बाल भारती, उसके बाद चंपक, उसके बाद क्या है पराग, सुमन, सोरम। तो 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो पराग जो एक पत्रिका आता था जो बच्चों के लिए था, जैसे चंपक होता है ना जिसमें कहानियां होती हैं, तो उसके क्या थे, ये संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है। तो कविता में जो मेघ का आगमन है ना वो मेहमान के रूप में यानी कि जमाई के रूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि गली गली में खिड़की दरवाजे क्यों खुलने लगे, ठंडी हवा के लिए, रास्तों में आते लोगों को देखने के लिए, बादल को देखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि बादल को देखने के लिए गली गली की खिड़कियां जो है खुलने लगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न क्या आपका कि पेड़ किसके कारण झुक गए थे। तो पेड़ जो है ना वो बादल के कारण झुक गए थे, क्योंकि बादल का कविता है तो बादल के कारण ही ना झुकेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अब देखो आगे बढ़ता, अगला प्रश्न है आपका, मेघ के आगे कौन नाचती गाती चल रही है, नर्तिका, बिजली, नदी या हवा। तो 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिजली। बिजली जो है ऐसा लग रहा था कि मेघ के आगे पीछे नाचती चल रही थी। आगे बात करते हैं, क्या है पाहुन शब्द का अर्थ क्या है। तो पाहुन शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है आपका, देखिए पाहुन माने से दामाद मत मारिएगा, यहाँ पे कविता में जो पाहुन शब्द है ना उसका अर्थ का बात किया है। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या देखिए प्रश्न क्या है कि पाहुन शब्द का क्या अर्थ है। तो कविता में बादल को दामाद के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि जैसे एक नया बाराती जब आता है तो उसको देखने के लिए खिड़कियां लोग खोल के झांकते हैं, ठीक है ना। उसके आगे जैसे आप देखोगे तो लाइट चलता है, तो उसी तरह बिजली चल रही थी, है ना। हवा, जैसे हवा क्या करता है, बवंडर लेके आता है, कैसे ऐसे जिसको ऐसे घूम घूम के नहीं होता, बवंडर लेके आता है, तो लगता है कि जैसे लड़कियां जो है घाघरा लेके दौड़ रही है। तो पाहुन शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसे दामाद होता है, लेकिन कविता में पाहुन का अर्थ बादल बोला है, तो बादल मार के नहीं आइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने बुजुर्ग की तरह क्या किया था, स्वागत किया था। तो 12 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, जो पीपल का पेड़ है ना, अब वो बूढ़ा था, बहुत मोटा था, बहुत लंबा था, तो ऐसे वो क्या कर रहा था कि जैसे मानो कि जब हवाएं पीपल के पेड़ों से टकरा रही थी तो वो झुक रहा था। तो ऐसे मानो कि बादल को जो है बुजुर्ग की तरह स्वागत कौन कर रहा था, तो पीपल का पेड़ कर रहा था। अगला प्रश्न आपका, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है, शिक्षित लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, बीमार लोगों का, मेहमान का। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो बूढ़ा पीपल है ना वो किसका प्रतीक है, बुजुर्ग का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि कविता में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्र हुआ है, बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शिशिर ऋतु का। तो 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका ना ये जो मेघ है कविता है, इसमें आपका वर्षा ऋतु के पूरे काल्पनिक और चित्रण कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, बांध टूट झर मिलन के आंसू ढरके, इस पंक्ति में बांध टूटना किस बात को दर्शाता है, क्या नाराजगी के भाव का, है ना, कलहल समाप्त होने के भाव का, वर्षा के होने का, प्रेम के मधुर पल का। तो 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। जो कलह होते हैं ना एक दूसरे के बीच में, जो द्वेष होता है उसको समाप्त होकर क्या हो रहा है, मिलने का बात कहा है। तो बांध टूट झर
झरझर मिलन के आंसू ढरके, तो ये जो था ना कलह समाप्त होने का भाव है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या आपका, ताल क्यों खुश हो गए थे? जो ताल होते हैं वो क्यों खुश हो गए थे? तो बादल को देखकर, कीचड़ को देखकर, मेहमान को देखकर, हवा को देखकर। तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बादल को देखकर। ताल माने तालाब। अब बताइए तालाब सूख गया गर्मी के दिनों में, अब वो बादल को देख के खुशी ना होगा क्योंकि पानी गिरेगा तो वो भर जाएगा फिर से लबालब। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि बारिश होने से तालाब किससे भर गए? बारिश होने से तालाब किससे भर गए? और आपके आंसर क्या है? मछलियों से, पानी से, कीचड़ से या कचड़े से? तो पानी से। तो जैसे बारिश हुआ ना तो तालाब जो है वो पानी से भर गए। अगला प्रश्न आपका, ताल किसका प्रतीक है? कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का, घर के सदस्य का, मुहावरे। तो देखिए आपका 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा? ताल का अर्थ क्या होगा? पानी से भरे खेत। क्या होगा? पानी से भरे खेत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, गर्दन उचकाना का क्या अर्थ है? उत्सुकता से देखना, गुस्से से देखना, महसूस करना, इनमें से कोई नहीं। तो गर्दन उचकाने का मतलब क्या होगा? कि आपका उत्सुकता से देखना। नहीं देखते हो कि जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हो कि अगर एक गाड़ी क्रॉस हो जाता है और वो घर में रहता है तो कैसे वो गर्दन उचका के खिड़की की ओर से देखने को, झांकने का काम करता है। तो गर्दन उचकाने का अर्थ क्या होगा? कि वो उत्सुकता से देख रहा है कि वास्तव में हो क्या सकता है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस विश्वविद्यालय से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उच्च शिक्षा ग्रहण किया था? तो किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहां से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है आपका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इनकी मृत्यु जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को अपनी रचना के लिए किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए आपका 23 का जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। समझने वाली बात है ना कि देखो वीर रत्न पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार तो नहीं मिला है, खेल रत्न तो खेल के लिए भावना से मिलेगा ना, तो बचा क्या? लिखने, ये लिख रहे हैं, एक साहित्यकार है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नहीं है? इनमें से कौन सा जो रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? तो देखिए काट की घंटियां ये भी है, गर्म हवाएं भी हैं और जंगल का दर्द ये भी है। ये जो सखियां है ना ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा जो है उन्होंने लिखा है? तो देखिए अभी अगर देखा जाए ना, अगर वो कौन सा लिखने का बात किया है ना, देखिए ग्रामश्री, मेघ आए, सखिया, केदी और कोकिल। तो आप मुझे ना इसका कमेंट में बताओ कि आखिर जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं उन्होंने इनमें से क्या लिखा है। ठीक है, और जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वही चैप्टर है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अकुलाई शब्द का क्या अर्थ होता है? बेचैन, है ना, बेहिचक, गुस्सा या बेहोशी। तो अकुलाई का अर्थ क्या होगा? आपका अर्थ होता है बेचैन। नहीं बोलते वो अकला गई है, अकुलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बाकी क्या है? बाकी चितवन का क्या अर्थ है? बाकी चितवन का क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शन क्या आपका? प्रेम पूर्वक देखने की अवस्था, है ना, अंधापन, बहरापन और सूनापन। तो बाकी चितवन का जो अर्थ होगा ना वो क्या होगा? प्रेम पूर्वक देखने की अवस्था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिजली, पुरस्कार। तो आगे नहीं बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा? दामिनी माने बिजली होता है। क्या होता है? दामिनी माने बिजली होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में दामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बोला है? देखिए चंचला, चपला, विद्युत या जलधर। तो देखिए आपको दामिनी का जो अर्थ है ना वो आपको चंचला भी मिलेगा, चपला भी मिलेगा, विद्युत भी मिलेगा, लेकिन जलधर नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में मेघ का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए अभी मेघ का बात किया ना तो बादल, तो एक वो याद रखिएगा कि जैसे आपको अगर नीर माने पानी का अगर आपको याद है तो पानी को धारण करने वाला, ठीक है ना, तो पानी को धारण कौन करता है? देखिए धारण जो करता है ना, तो देखिए जैसे बादल हो गया, जलद हो गया, अंबुधर हो गया, लेकिन ये जो चपला होता है ना, चपला ये बिजली का है। ठीक है, तो ये जो बचा आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं, बादल, जलद, अंबुधर, ठीक है ना, तो ये सारे आपके जो है मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ये जो आप देखोगे ना, अगर आप ये देखोगे क्या चपला, तो ये बिजली का है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है कि दामाद का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
तो देखिए क्या है, बेटा, जमाई, पड़ोसी या मेहमान। तो देखिए पर्यायवाची शब्द का बात किया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही, जमाई। क्या होगा, जमाई। कुटुंब को मेहमान बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दामाद को जमाई ही बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दामाद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो जमाई, जमाता, जवाई और रिश्तेदार। तो 32 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रिश्तेदार जो है वो जमाई का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन जमाई, जमाता और जवाई जो है ये दामाद का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, कवि के अनुसार भरम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भरपाई, भरना, आकांक्षा या भरपूर। तो 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, आकांक्षा। भरम का मतलब क्या होता है? आकांक्षा है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। अगला है कि कविता के अनुसार भरम का अर्थ इनमें से नहीं होगा, भ्रम, संदेह, आकांक्षा या भरपाई। तो 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कविता के अनुसार भ्रम का अर्थ क्या नहीं हो सकता? भरपाई नहीं हो सकता। भ्रम जरूर हो सकता है, उस पर संदेह भी हो सकता है, आकांक्षा भी हो सकता है, लेकिन भरपाई कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगला 35 नंबर का प्रश्न है आपका कि मेघ आए बड़े बन ठन के सांवरे के में किस अलंकार का प्रयोग कविता में किया गया है? तो 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार का मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे आपका कविता है, पाठ है, तो उसमें अगर काल्पनिक रूप से अगर मानवीय आकृतियों के बारे में वर्णन किया गया है तो उसको मानवीय अलंकार ही बोलेंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गांठ खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या होगा, मन का मेल दूर होना। क्या होता है इसका आंसर, क्या होगा, मन का मेल दूर होना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। गांठ खुलने का मतलब क्या होगा, मन का मेल दूर होना। आश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? आश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? तो क्या होगा, आंसू। क्या होगा, आंसू। देखिए अश्रु का तद्भव रूप, आपने तत्सम, तद्भव, देशज विशेषज पढ़ा होगा ना, तो अश्रु का क्या तद्भव रूप बोला है, तो क्या होगा, आंसू। अगला प्रश्न आपका, पराग पत्रिका का संपादक किसने किया था? ये जो पराग पत्रिका है इसका संपादक किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि बच्चों के लिए एक पत्रिका था जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा था, तो वो क्या है, पराग पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही होगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि ये जो दो प्रश्न देख रहे हो 39, 40 और 41, ये 3 प्रश्न जो है ना आपका, ये खाली स्थानों भरने वाला और पूरा का पूरा कविता से जो है ना हुबहू लिया गया। अगर आपने कविता मेघ आए वाला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दरवाजे खिड़की खुलने लगी, इसमें आपको भरना है। तो इसमें क्या होगा कि दरवाजे खिड़की खुलने लगी गली गली, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, पाहुन ज्यों आए हो गांव में डैश के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या, पाहुन ज्यों आए हो शहर के होगा, तो ऑप्शन नंबर ए उसमें भर देना। और लास्ट जो है आपके खाली घर का कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब डैश की, तो यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा भरम। क्या हो जाएगा, भरम। तो किसका गांठ खुल गया, तो भरम का गांठ खुल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन है? इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बाकी चितवन उठा नदी ठिक्की घूंघट सरके, इन पंक्तियों के अर्थ बताना है। तो देखिए बाकी चितवन उठा नदी ठिंकी घूंघट सरके, इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो आपके जो ऑप्शंस का बात किया जाए ना, ऑप्शंस क्या है कि नदी ने अपना घूंघट नहीं हटाया, नदी ठिकिक नहीं है, नदी सीधे मेहमान को देख रहा है, नदी स्त्री रूपी रूप कर क्या आपका तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, जो बाकी चितवन मानो उत्साह से उठी नदी है ना, अपना जो है उत्साह से क्या कर रही है, ठिंकी यानी कि एक तिरछी नजर से क्या कर रही है, घूंघट सरका के पहुना को यानी कि बादल को देखने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, व्याकुल लता किसके पीछे छुपकर शिकायत कर रही है? दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, तालाब के पीछे या बादल के पीछे? तो 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दरवाजे के पीछे। क्या होगा, दरवाजे के पीछे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई शहर का व्यक्ति गांव में आता है तब क्या होता है? कोई ध्यान नहीं देता, उसका बहुत स्वागत सत्कार किया जाता है, उसका सम्मान नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसका बहुत अधिक क्या होता है, स्वागत सत्कार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पूरा आसमान किससे ढक जाता है? तारों से, आंसुओं से, बादल से या पत्तों से? तो 46 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बादल से पूरा का पूरा आसमान जो ढक जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमी के आने पर प्रेमिका का
क्या टूट जाता है? विश्वास, भरोसा, भ्रम या धैर्य? तो 47 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? भ्रम। भ्रम जो है टूट जाता है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो 38 नंबर का, कि कौन बादलों रूपी मेहमान को आगे बढ़कर सम्मान पूर्वक प्रणाम करता है? तो बूढ़ा पीपल, नीम का पेड़, लता या ताल? तो क्या होगा? बूढ़ा पीपल। क्या होगा? 48 का ये हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है आपका 49 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो क्या आपका, कि बरस बाद सुधी लिन्ही, बरस बाद सुधी लिन्ही में प्रिया के किस भाव का अभिव्यक्ति हुई है? तो 49 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या होगा आपका? क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या होगा? उपलम्भ का। तो उपलम्भ का जो है इसमें अभिवृद्धि हुआ है। और अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका, कि मेघ के आने पर ब्यार पर क्या असर हुआ? ब्यार पर क्या असर हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तेज गति से चलने लगा। ब्यार माने क्या होता है? वायु या हवा। तो वो क्या होता है, जैसे बादल आएगा ना तो देखोगे कि जो हवा होता है ना वो बड़ी तेज चलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोगों ने सेट 1 पे बात किया, हो सकता है तो सेट 2 और सेट 3 भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।